नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोगों ने तत्पुरुष समास के भेद पढ़ लिया। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद। यह भी जो तत्पुरुष समास का उपभेद है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत भी ज़्यादा इससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, चाहे वो आपकी मैट्रिक परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रतियोगिता पर की परीक्षा हो। हर परीक्षा में इस तत्पुरुष समास से बहुत ज़्यादा पूछता है। यह तत्पुरुष समास का उपभेद है। हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़ लिए थे। यह तत्पुरुष समास का उपभेद है, जिसका नाम है नए तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं नए तत्पुरुष समास क्या है। लिखा है नए तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिए, नहीं अर्थ वाले। किस अर्थ वाले? नहीं अर्थ वाले नए अव्यय। ये नए क्या है? एक प्रकार का अव्यय है। अव्यय वह होता है जिस अव्यय पर या जिस शब्द पर क्रिया, काल, वचन, विभक्ति, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यह परिवर्तित नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसा कि अव्यय तत्पुरुष समास जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था। तो नए क्या है? एक अव्यय है। यानी कि नए का अर्थ भी क्या होता है? नहीं अर्थ। नहीं अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नए नहीं अर्थ वाले नए अव्यय के साथ जो समास होता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात नए तत्पुरुष नए शब्द के साथ जिस शब्द का समास होता है उसे हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसका अर्थ नहीं अर्थ में होता है। यानी कि नहीं अर्थ वाले जो नए अव्यय होता है, इसका प्रयोग होता है नहीं अर्थ में। यानी नहीं अर्थ वाले नए अव्यय के साथ जो समास होता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। समास हो जाने पर, और जब समास हो जाता है तो न के स्थान पर आ और अन हो जाता है। यानी कि न के स्थान पर आ और अन हो जाता है। देखिए, होता है नई, नई के इया के हलंतम से इत संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप हो जाता है, ना बचता है। फिर जो ना बचता है उस ना का आ और अन हो जाता है। ना का 2 रूप बनता है, कहीं पर आ होता है और कहीं पर अन होता है। तो आ कहाँ पे होता है और अन कहाँ पे होता है? देखते हैं। ना के बाद, यदि ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, ना के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ना का आ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ना का आ हो जाएगा। और यदि ना के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो अन हो जाता है। यानी कि ना एक है, यदि कोई ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ना का आ हो जाएगा, और यदि ना के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो ना के स्थान पर अन हो जाता है। ना में हलंत रहेगा अन। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा है ना धर्मः, ना धर्मः। तो यहाँ पे ना है, ना के बाद यहाँ पे क्या आया है? धा। धा क्या है? व्यंजन है। तो इस ना के स्थान पर हो जाएगा आ, और इसमें धर्मा मिल जाएगा, बन जाएगा अधर्मः। ना धर्मा से मिलकर क्या बना? अधर्मा। पूछ लेगा अधर्मा में कौन सा समास है? तो नए तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसके बाद है न ब्राह्मणः। तत्पुरुष, नए तत्पुरुष का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला यही उदाहरण है न ब्राह्मणः। बहुत ज़्यादा पूछता है। न के बाद ब्राह्मणः, यानी कि अधर्म जो धर्म नहीं है, अब्राह्मणा जो ब्राह्मण नहीं है, नहीं अर्थ में। तो न का हो जाएगा आ, क्योंकि बा है। बा क्या है? व्यंजन है। आ ब्राह्मणः, आ ब्राह्मणा। ना ब्राह्मणा से क्या बना? आ ब्राह्मणा। और ना योग्य से बनेगा, ना की जगह पर आ योग्य। ना योग्य से बना अयोग्य। ना मोघः, तो क्या हो जाएगा? अमोघः। ना मोघा से क्या बना? अमोघा बना। इसी तरह अब देखिए, इसमें सब में ना के बाद क्या था? व्यंजन था। धा, बा, या और मा, ये सब क्या थे? व्यंजन थे। तो सबके ना की जगह पर आ आया। लेकिन इधर के जो हमने उदाहरण लिखे हैं, सभी ना के बाद स्वर है,
ना के बाद आ है, ना के बाद ऊ है, ना के बाद ई है, फिर ना के बाद आ ई ऊ आदि क्या है, व्यंजन स्वर वर्ण है। तो जब स्वर्ण होंगे तो इस ना का आ नहीं बल्कि अन हो जाता है, ना का क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना की जगह पर हुआ अन हुआ, हलंत लगा, लेकिन आ इसमें ना में मिला तो ना हो गया पूरा अन अंतः, ना अंतः बराबर अनंतः बना। इसी तरह ना प्लस उपकार, तो ना की जगह पर हो जाएगा अन, क्या हुआ अन, हलंत है, हलंत वाला हुआ, लेकिन ऊ मिल जाएगा तो हलंत हट के ऊ का मात्रा लग गया, अनुपकारः, ना उपकारः बराबर अनुपकारः, ना अंता बराबर अनंतः। इसके बाद ना इच्छा, तो ना की जगह पर अन आदेश हुआ, अन में ई मिल गई, अनिच्छा, ना इच्छा से बना अनिच्छा, ठीक है। ना अर्था, ना के बाद आ है, आ स्वर है, तो ना की जगह पर क्या हो जाएगा, अन आदेश हो जाएगा, तो वह अन, लेकिन आ मिलेगा, हलंत हट जाएगा, अनर्थः, क्या बना, ना अर्था से मिलकर बना अनर्थः। दूसरा है ना उचितः, तो ना की जगह पर अन हुआ और अन में ऊ मिल गया तो अनुचितः, ना उचिता से क्या बना अनुचितः, ना अंता से अनंतः, ना उपकार से अनुपकार, ना इच्छा से अनिच्छा, ना अर्था से अनर्था, ना उचिता से अनुचिता। यदि ना के बाद स्वर होगा तो आ की जगह पर नहीं, ना की जगह पर अन आएगा, और यदि ना के बाद व्यंजन है तो ना की जगह पर आ आएगा। तो ये हमने पढ़ा नए तत्पुरुष समास, और इसका एक अगला तत्पुरुष समास का उपभेद है जिसका नाम है प्रादि तत्पुरुष समास। आइए इसी वीडियो में उसको भी पढ़ लेते हैं। तो हमने तत्पुरुष समास के उपभेद में नए तत्पुरुष देख लिया, अब दूसरा उपभेद है प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास क्या है, प्रा आदि, अर्थात प्रा आदि उपसर्गों के साथ, प्रा क्या है उपसर्ग है, तो प्रा आदि उपसर्गों के साथ सुबंत पद का जो समास होता है उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात प्रा आदि उपसर्ग हो, यानी सुबंत पद के पहले प्रा आदि उपसर्ग हो और उसका समास हो जाए, यानी कि प्रा आदि उपसर्ग के साथ जब सुबंत यानी सुप आदि प्रत्यय वाले बाद में शब्द आए तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। यानी शुरू में क्या होंगे, प्रा आदि उपसर्ग होंगे, प्रा सु आदि कुत्सित आदि सब क्या उपसर्ग हो सकते हैं। प्रा आदि मतलब प्रा और आदि मतलब अन्य भी हो सकते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। तो क्या है, प्रादि माने प्रा आदि उपसर्गों के साथ सुबंत यानी सुप धातु वाले, यानी कोई भी प्रथमा द्वितीय तृतीया पंचमी षष्ठी कोई भी व्यक्ति वाला सुबंत पद हो सकता है। तो जो समास होता है उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे प्रगतः आचार्य, जैसे प्रा प्लस गतः से प्रगतः बना तो प्रा उपसर्ग है, तो प्रगतः आचार्य से मिलकर बन जाएगा प्राचार्य। अब इसमें कोई कहेगा कि प्रा बड़ा प्रा उपसर्ग है, नहीं, सिर्फ प्रा उपसर्ग है और ये आ का आचार्य का आ दीर्घ मिलकर प्रा दीर्घ हो गया है, यानी प्रा उपसर्ग ही है। तो प्रा आचार्य, प्रगतः आचार्य से बना प्राचार्य। पूछ लेगा प्राचार्य में कौन सा समास है, तो प्रादि तत्पुरुष समास है, क्योंकि प्रा उपसर्ग लगा है। प्रगतः आचार्य बराबर प्राचार्य। अगला है सु का अर्थ होता शोभन, शोभन अर्थ में सुपुरुषः, सुपुरुषः शोभना पुरुषः, शोभना में सु उपसर्ग है तो शोभना पुरुषा से बनेगा सुपुरुषः। सुपुरुषा के विच्छेद पूछेगा तो हो जाएगा शोभना पुरुषा या सुपुरुषः, तो शोभना पुरुषा से बना सुपुरुषः। दूसरा देखते हैं दुष्टः जनः, दुष्टः जना, तो ये दुष्टा जो उपसर्ग है ये दुर उपसर्ग, इसका उपसर्ग होता है दुर, दुर का प्रयोग दुष्ट रूप में किया जाता है, तो दुष्टः जना से बन जाएगा, इसका उपसर्ग है दुर्जनः, दुष्टः जना से बनेगा जना
दुष्टा जना बराबर दुर्जना। दुष्टा का जो उपसर्ग होता है वो दुर होता है। दुर का अर्थ होता है दुष्ट। जैसे सु का अर्थ होता है शोभन। उद्गतः बेलाम, उद्गत उद उपसर्ग है तो इसमें बन जाए उद्बेला। उद्बेला। उद्गत बेलाम बनेगा उद्बेला। अगला है दुष्टा नीति। दुष्टा नीति, तो ये दुष्ट का जिस तरह इसमें था उसी तरह बन जाएगा दुर्नीति। क्या बन जाएगा? दुर्नीति। दुष्टा नीति से दुर्नीति बन जाएगा। और प्रादि सत्पुरुष का 3 उदाहरण सबसे ज्यादा पूछता है। एक कुपुरुषा, एक कुशासन और एक प्रगतः आचार्य। 3 ही उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रादि तत्पुरुष समास के। आइए देखते हैं। दुष्ट कुत्सिता शासनम, तो इसका हो जाएगा कुशासन। कुत्सिता शासनम से बन जाएगा कुशासन। कु का अर्थ होता है खराब स्थिति में, खराब शासन, तो कुशासनम। अगला कुत्सिता पुरुषा, तो इससे बन जाएगा कुपुरुषा। कुपुरुषा भी बनता है, कु का पुरुषा भी बनता है, का भी बनता है, तो इसका 2 रूप बन सकता है, कुपुरुषा और का पुरुष। यानी कुपुरुष और का पुरुष दोनों बनता है। तो हमने देख लिया प्रादि तत्पुरुष समास, जिसमें हमने पढ़ा प्रा आदि उपसर्गों का साथ जब कोई सुबंध पद हो तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देख लिया, जैसे प्रगतः आचार्य में प्रा था, शोभना पुरुषा में सु उपसर्ग था, दुष्टा जना में दुर उपसर्ग था, उद्गत बेला में उद उपसर्ग था, दुष्टा नीति में दुर था और कुत्सिता में कु, कुत्सिता पुरुषा में कु। तो हमने पढ़ा प्रादि तत्पुरुष समास। तो हमने तत्पुरुष समास के भेद, उपभेद आदि सब पढ़ लिए हैं। जिसने तत्पुरुष समास के भेद उपभेद न देखे हों, आपको सारे वीडियो हमारे चैनल राम संस्कृत क्लासेस में मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरा समास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।